Good morning, all of you, once again. This is a question in front of you. This question relates to the interest in debentures. We all know the nature of debenture. Debenture is a liability for the business. It is a loan liability for the business. And interest on debentures is an expense for the business. And what kind of expense? It is a financing expense for the business. If it is an expense, it's a assured thing that it should be debited. फिक्स ट्रीटमेंट है, बिना कुछ सोचे समझे आप एक्सपेंस है तो डेबिट कर सकते हैं, राइट? नाउ इन दिस क्वेश्चन, the question which relates to the interest on debentures, we just need to pass the journal entries for making the interest due and for payment of interest. Or in other words, I must say, we have to pass three journal entries. First journal entry for making the interest due for payment. Second journal entry is for payment of interest. And the third journal entry is for writing off this interest on debenture. I repeat, first journal entry will be for making the interest due for debenture. Second entry for payment of this interest. And third entry is for writing off this interest on debenture. तो तीन जनरल एंट्री हमें मेनली यहाँ पे समझनी है. मैं क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज क्या करनी है उन्हें बाद में देखूंगा. एक बार के लिए हम थोड़ा सा जनरल एंट्रीज को यहाँ समझ लेते क्या क्या एंट्रीज हो सकती हैं. सबसे पहली जनरल एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट. being interest due for payment. अभी पे नहीं किया हमने, फिर सिर्फ ड्यू किया है. The second general entry will be for payment of interest, that will be debenture holder account debited to bank account, being interest on debenture paid. बहुत ही सिंपल और इजी सी जनरल एंट्रीज है. क्या? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. एक बार यहाँ पे ड्यू किया, यहाँ पे पेमेंट कर दिया. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, डिबेंचर इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है ये? इट इज एन एक्सपेंस. और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका नेचर क्या होता है? द एक्सपेंसेस आर नॉमिनल इन नेचर. और जो भी नॉमिनल नेचर की आइटम्स होती हैं, आई रिपीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि कौन सी पर्टिकुलर आइटम्स को हमें एग्जाम में जनरल एंट्री पास करते समय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके राइट ऑफ कर देना है. तो द आइटम्स विच आर नॉमिनल इन नेचर आर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. जो आइटम्स पर्सनल नेचर की हैं, फॉर एग्जाम्पल ये डिबेंचर होल्डर क्या था? पर्सनल नेचर था, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन था. जो आइटम रियल नेचर की हैं, फॉर एग्जाम्पल एसेट्स, ये कभी भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाते हैं. लेकिन जो आइटम्स नॉमिनल नेचर की हैं, वी जस्ट ट्रांसफर देम टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्लोज देयर अकाउंट्स. तो यहाँ पे ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, इसके लिए थर्ड जनरल एंट्री हमारी होगी इसे राइट ऑफ करने की. एंड दिस एंट्री विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड. अब आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट करना है, कैसे याद रहे? बहुत सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट्स. यहाँ पे आपने डिबेंचर इंटरेस्ट को क्या किया है? डेबिट किया है. जब यहाँ पे आपने डेबिट किया है तो अगली एंट्री में राइट ऑफ करते समय उसे क्रेडिट करना है. और अगर डिबेंचर इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है तो फिर डेबिट किसे करना है? वी आर हैविंग ओनली वन ऑप्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? So the general entry will be statement of profit and loss debited to
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट और डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल इज अ पर्सनल अकाउंट, हमारा पहले भी डिस्कस हुआ था। दैट इज एनी अकाउंट which represents any person is called a personal account। आप लोगों के माइंड में जो मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट्स, वो ये कि सर बिल्स रिसीवेबल तो एसेट है और एसेट तो रियल अकाउंट में आता है। तो आप लोग की डेफिनेशन भूल जाते हैं जो मैंने रियल अकाउंट की आपको लिखवाई है। रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि डेटर्स की डेफिनेशन अगर आप याद करें, डेटर्स की डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं? डेटर्स की डेफिनेशन हम बोलते हैं डेटर इज अ पर्सन टू हुम वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। स्टार्टिंग का ले लो, डेटर इज अ पर्सन। इफ डेटर इज अ पर्सन देन इट्स नेचर शुड बी अ पर्सनल अकाउंट, इट विल नॉट बी अ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट की डेफिनेशन हम हमेशा लिखते हैं द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल का नेचर पर्सनल है, रियल नहीं है। गॉट इट? खैर, अभी प्लीज बी स्ट्रिक्ट टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये 3 जनरल एंट्रीज आपके माइंड में आपको सेट करनी है, ये होंगी। अब इन जनरल एंट्रीज की मैं डेट का आपको और ध्यान कर दूं कि डेट कौन कौन सी रहेगी। ये जो इंटरेस्ट आप ड्यू करेंगे और जो इंटरेस्ट का आप पेमेंट करेंगे, these 2 journal entries will be on the date of payment। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटरेस्ट का पेमेंट करता हूं 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर को ये 2 जनरल एंट्रीज होंगी। ड्यू करो, पेमेंट करो जिस दिन पेमेंट करना है। बट दिस जनरल एंट्री जिसमें आपने डिबेंचर इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी डेट पे बनता है? क्लोजिंग डेट पे बनता है। सो दिस जनरल एंट्री विल बी ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग, ऑब्वियसली 31 मार्च। ठीक है, ये 2 जनरल एंट्रीज डेट ऑफ पेमेंट पे होंगी। ये लास्ट थर्ड जनरल एंट्री जो डिबेंचर इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की, ये आपकी डेट ऑफ क्लोजिंग पे होगी, दैट इज 31 मार्च पे होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। इसके बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, टीडीएस का। राइट, तो अब मैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाला हूं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। आगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% debentures। My dear students, please give a due consideration, a special consideration कि क्या यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स है या फिर यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स है। आपके सामने यहाँ पे रुपी का साइन लगा हुआ नहीं है, और जब रुपी का साइन नहीं लगा है इसका मतलब ये क्या है? ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। सो 40,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? इसका अमाउंट हो जाएगा 40 लाख रुपीज। गॉट इट? each on April 1st 2021। this is the date of issue of these debentures at a discount of 10%। आपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है। क्या हम डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड है? आंसर इज 100% यस। क्या शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सेक्शन 53 सबसेक्शन 1 रेस्ट्रिक्ट्स द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो आपको ध्यान है, डिबेंचर्स की जर्नल एंट्री जब हम करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर की, तो फ्रॉम द वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन जब करते हैं, जब कभी भी डिबेंचर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पे होना हो, whenever the debentures are redeemable at premium, we need to create a provision for that premium on redemption एट द टाइम ऑफ इशू। इशू के टाइम पर ही वो जो हमें रिडेम्पशन के टाइम पर प्रीमियम पे करना है, उस प्रीमियम का अरेंजमेंट हम इशू के टाइम पे कर लेते हैं। वी नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ दीज डिबेंचर्स एट द टाइम ऑफ इशू। मैं जनरल एंट्री यहाँ पे करूंगा, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। अज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कौन कौन सी डेट्स पे पेमेंट करना है, इन डेट्स को आपको स्पेशल कंसिडरेशन देना है। अगर आपने डेट्स को कंसिडर नहीं किया तो आप गलत इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे और जनरल एंट्रीज भी हो सकता है कम या ज्यादा कर दें। तो यहाँ पे हमें डिवेंचर्स को का जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो 2 बार पे करना है साल में, 6 महीने का हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट करना है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10%। 10% की रेट से उस
पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे टैक्स भी हमें पे करना है, टीडीएस भी हमें पे करना है। सपोज करो मुझे 100 रुपए पेमेंट करना था, कैसे, डिबेंचर होल्डर्स को। अब उस 100 रुपए में से मैं 10 रुपए तो दूंगा गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, एंड 90 रुपीज में दूंगा टू द डिबेंचर होल्डर्स एज देयर इंटरेस्ट। ये होता है टीडीएस का कॉन्सेप्ट, कि जो भी टोटल एक्सपेंस है उसमें से हम एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो यहाँ पे स्पेसिफाइड है वो देंगे गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, और बाकी का जो अमाउंट है वो डिबेंचर होल्डर्स को पेबल हो जाएगा। गिव जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जनरल एंट्रीज किस किस बात की करनी है। क्या हमें इस क्वेश्चन में इशू ऑफ डिबेंचर की जनरल एंट्री डिमांड की है? आंसर इज नो। क्या हमें इसमें जनरल एंट्रीज 30 सितंबर पे डिमांड की है? आंसर इज नो। क्या लिखा है देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, हमेशा इस बात को याद रखिए, जब आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है ना, उस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में आपको करना क्या है, आपको हर क्वेश्चन को पढ़ के अंडरलाइन कर लेना है कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है। तो ये अंडरलाइन मैंने किया, गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द डिबेंचर इंटरेस्ट। मुझे जनरल एंट्रीज पास करनी है, और जनरल एंट्रीज भी सिर्फ डिबेंचर के इंटरेस्ट की पास करनी है, और वो भी कौन सी डेट पे पास करनी है? फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मुझे ये जो जनरल एंट्रीज पास करनी है, ये जनरल एंट्रीज मुझे इंटरेस्ट और डिबेंचर की पास करनी है, और इंटरेस्ट और डिबेंचर की एंट्रीज में मुझे हाफ ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 की पास करनी है, यानी कि 30 सितंबर की जनरल एंट्री मुझे पास नहीं करनी है। आई नीड टू पास द जनरल एंट्री ओनली ऑन मार्च 31। हाफ ईयर एंडिंग की बात कर रहा है, ये फॉर द ईयर एंडिंग की बात नहीं कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम जो जनरल एंट्रीज पास करेंगे वो ना तो हम 1 अप्रैल पे पास करेंगे फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, ना ही 30 सितंबर पे पास करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सिर्फ हम जनरल एंट्री जो पास करेंगे वो कौन सी डेट पे पास करेंगे? ऑन 31 मार्च, और वो भी सिर्फ हाफ ईयर एंडिंग की पास करेंगे, फुल ईयर की नहीं होगी। आई होप आपको डेट्स ऑफ क्वेश्चन की का पूरा जस्ट तो समझ में आ गया है। अब मैं यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास करने वाला हूँ, जस्ट गिव अ ड्यू कंसंट्रेशन टू ईच एंड एवरी पार्ट, राइट? सो हियर लेट मी गिव यू द अमाउंट दैट यहाँ पे 40,000 जो डिबेंचर्स हैं उनका 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, यानी इनका जो नॉमिनल अमाउंट हो गया वो 40 लाख का हो गया, और इस 40 लाख के डिबेंचर्स पे आपको 9% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 9/100, और क्योंकि ये हाफ ईयर एंडिंग की बात कर रहा है तो हम यहाँ पे करेंगे 6/12। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपके पास में आता है कितना? वी गेट 1,80,000। 1,80,000 का आपके पास में यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 6 मंथ्स का। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 40 लाख मल्टीप्लाई 9% मल्टीप्लाई 6/12। और इस 1,80,000 के लिए मुझे जनरल एंट्रीज यहाँ पे पास करनी है। प्लीज concentrate. The first general entry, I'm putting the date also 2022 March 31st. Interest on debentures, account debited to debenture holder account. क्या पूरा का पूरा अमाउंट मैं डिबेंचर होल्डर का दे दूंगा? नो, मैं उसका एक पार्ट यानी कि 10% टैक्स का दूंगा। सो टू टीडीएस पेबल अकाउंट, being interest on debentures ड्यू। तो देखिए कितना इंटरेस्ट मैंने ड्यू किया, 1,80,000, और इस 1,80,000 में से डिबेंचर होल्डर में कितना जाएगा? 90% अमाउंट, और बाकी का 10% क्या हो जाएगा? टीडीएस पेबल में आ जाएगा। तो टीडीएस पेबल में कितना आएगा? 1,80,000 का 10% 18,000, और रिमेनिंग का 1,62,000 हमारा डिबेंचर होल्डर्स को हो जाएगा। दिस इज द एंट्री फॉर मेकिंग द interest due for payment, right? Being interest due. Next journal entry again on March 31st, बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्री है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट being
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, और कितना आप पे करेंगे? नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा क्योंकि हमें, चलिए अलग ही पास कर देंगे। तो यहाँ पे कितना पे करेंगे आप डिबेंचर होल्डर्स को? 1,62,000। अब ये जो 18,000 रुपीज आपने टैक्स का ड्यू किया था, ये भी आप पे करेंगे। तो अगेन मार्च 31, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक को हमने टैक्स का पेमेंट किया ₹18,000। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टैक्स कभी भी पर एनम में नहीं होता है, टैक्स हमेशा एब्सोल्यूट होता है। यानी कि 1,80,000 का मैंने 10% निकाला, सीधा सीधा 18,000 लिख दिया। ये नहीं किया कि अच्छा ये तो हाफ ईयरली है तो क्या मैं 1,80,000 का 10% 6/12 करूं क्या? नहीं, टैक्स कभी भी पर एनम नहीं होता है, टैक्स हमेशा एब्सोल्यूट होता है। बीइंग टैक्स पेड, ठीक है। और लास्ट जनरल एंट्री, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। मैं जनरल एंट्री यहाँ पे पास कर रहा हूँ और आप अपने माइंड में सोचिए कि अमाउंट कितना लिखूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे अमाउंट कितना लिखूंगा मैं इसमें। पहले जनरल एंट्री देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा यहाँ पे 3,60,000। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखने की कि यहाँ पे अमाउंट 1,80,000 नहीं आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगा 3,60,000, क्योंकि मैंने 1,80,000 का इंटरेस्ट यहाँ पे 31 मार्च पे पेमेंट किया है, और यही 1,80,000 का इंटरेस्ट मैंने सितंबर 30 पे भी पेमेंट किया होगा। उसकी जनरल एंट्री मैंने सिर्फ इसलिए पास नहीं की क्योंकि यहाँ पे इसने हाफ ईयरली लिखा है इसलिए, लेकिन 30 सितंबर पे भी इसी अकाउंटिंग पीरियड में आता है और उस डेट पे भी मैंने इसका इंटरेस्ट तो पे किया ही था 1,80,000 का। सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड विल बी रिटन ऑफ ₹3,60,000। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछिए।